जी, अब मटीरियलिटी को हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं। मटीरियलिटी में बात केस स्टडी सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर तो केस स्टडी के अंदर उसने प्रॉफिट दिया हो तो आप हमेशा मटीरियलिटी को कैलकुलेट करके डिसाइड करेंगे कि इफेक्ट क्या है, इममटीरियल, मटीरियल या परवेसिव। और अगर उसने क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो फिर आप एजम्पशन लेंगे और इफ मटीरियल इफ परवेसिव दो चीजें डिस्कस करेंगे कि इफ इफेक्ट इज मटीरियल तो ये होगा, इफ इफेक्ट इज परवेसिव तो ये होगा। इममटीरियल की बात नहीं लिखनी। ठीक, नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव का डिक्शनरी मीनिंग होता है फैला हुआ होना। परवेसिव इफेक्ट हम उस इफेक्ट को बोलते हैं जो कि तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फैला हुआ, यानी जिसकी वजह से सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट हो रही हो। सब्सटेंशियल मतलब समझे कि मोर देन 50%। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन, ठीक है, अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट 50% से ज्यादा, प्रॉफिट के 50% ज्यादा हो तो वो परवेसिव होगा। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो फिर असूल ये होता है अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन किसी एक एरिया में है, किसी एक एरिया में है, ठीक है, तो वो मोस्ट लाइकली मटीरियल होगी। और अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन मल्टीपल एरियाज में है तो वो मोस्ट लाइकली परवेसिव होगी। ठीक है, हालांकि एक सिंगल एरिया की मिस स्टेटमेंट भी परवेसिव हो सकती है या सिंगल एरिया की स्कोप लिमिटेशन भी परवेसिव हो सकती है, लेकिन मैंने मोस्ट लाइकली का वर्ड यूज किया। ठीक है, तो आइए जरा परवेसिव की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कहता है परवेसिव इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज दैट इन आइटर जजमेंट आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक अकाउंट या एलिमेंट कर ले ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कन्फाइंड मतलब लिमिटेड, यानी ऐसे मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन जिसका इफेक्ट स्पेसिफिक यानी सिंगल एरिया पे लिमिटेड ना हो। स्पेसिफिक का मतलब सिंगल। ऐसी मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन जिसका इफेक्ट सिंगल एलिमेंट पे ना हो, यानी फिर किस पे हो, मल्टीपल पे। तो पहला पॉइंट ये हुआ, ऐसी मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन जिसका इफेक्ट मल्टीपल एरियाज पे हो वो क्या होगी, परवेसिव। इफ सो कन्फाइंड, अगर एक एरिया पे इफेक्ट है भी, कन्फाइंड भी है, यानी इफेक्ट एक एरिया पे है। इफ सो कन्फाइंड का मतलब क्या है, अगर इफेक्ट एक सिंगल एरिया पे है तो भी वो परवेसिव हो सकता है। शर्त क्या है, इट रिप्रेजेंट्स सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो एरिया है तो सिंगल लेकिन सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा हो। ठीक है, यानी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसी हैं जिनमें जो फिक्स एसेट्स हैं वो टोटल एसेट्स का 80% है। टोटल एसेट्स का 80% है एक ही एरिया। टोटल एसेट्स का 80% एक ही एरिया, कौन सा, फिक्स एसेट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ऐसे हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर हमें फिक्स एसेट्स को वेरीफाई ना करने दिया जाए तो बताइए ये स्कोप लिमिटेशन आपके ख्याल में, और उसने क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं बताया हुआ, क्योंकि अगर प्रॉफिट बताया हो तो हम अमाउंट्स की बेस पर डिसीजन करेंगे हमेशा। प्रॉफिट नहीं बताया हुआ, अब हमने खुद से जज करना है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो इसका इफेक्ट परवेसिव हो सकता है मोस्ट। क्यों, क्योंकि वो अकेला एरिया जो है सब्सटेंशियल पोर्शन को अफेक्ट कर रहा है। ये दोनों पॉइंट समझ आए। पहले पॉइंट में कह रहा है हर वो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन परवेसिव होगी जिसका इफेक्ट मल्टीपल एरियाज पे है। दूसरे पॉइंट में कह रहा है अगर सिंगल एरिया पे इफेक्ट है लेकिन वो एरिया इन इटसेल्फ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, परवेसिव। ठीक है, तो वो परवेसिव होगा। क्लियर होगी ये बात। ठीक है, और थर्ड में क्या कह रहा है, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर डिस्क्लोजर की बात करें तो ऐसा डिस्क्लोजर जो कि फंडामेंटल है उसमें अगर गलती हुई तो वो परवेसिव होगी।
ये डिस्क्लोजर वाला पॉइंट जो है ना, ये रट्टे वाला पॉइंट है। क्लियर हुई है बात? अच्छा, अब ये डेफिनेशन याद तो कर लेंगे आप, अल्फाज समझ गए आपके? क्या मटेरियल और परवेसिव की डेफिनेशन में जितने भी अल्फाज यूज हुए हैं आपको समझ लग गई है? इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट की समझ लग गई? मटेरियलिटी डिपेंड ऑन साइज एज वेल एज नेचर की समझ लग गई? क्या नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट का मतलब समझ गए क्या? नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक का मतलब मल्टीपल, और सब्सटेंशियल का मतलब समझ लग गया? मेजर पार्ट। शाबाश। अब सुन लीजिए, केस स्टडी में आपने क्या करना है, केस स्टडी में कैसे डिसाइड करना है। ये रिटेल वाला अगर उसने पूछा डिफाइन करो मटेरियलिटी, डिफाइन करो परवेसिव, तो ये छापना है। केस स्टडी में कैसे यूज करना है सुन लीजिए। अब अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, केस स्टडी में दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, प्रॉफिट दिया हुआ है, यहां प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप देखेंगे 5% ऑफ प्रॉफिट और 50% ऑफ प्रॉफिट। 5% से कम इमटेरियल, 5 और 50 के दरमियान में मटेरियल, 50% से ज्यादा परवेसिव। और अगर उसने प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो फिर सुन लें, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, अगर एक एरिया में प्रॉब्लम है, एक एरिया में सिर्फ उसने कहा मटेरियल इन्वेंट्री में प्रॉब्लम है, तो आप करेंगे इफ मटेरियल इफ परवेसिव, ऐसा ही है। और अगर उसने एक ही पार्ट में कहा मटेरियलिटी में भी प्रॉब्लम है और डेटर में भी प्रॉब्लम है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, इफ करके कहा मटेरियलिटी में भी प्रॉब्लम है और मुझे बताइए ये दोनों में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आप इफ करके दोनों फैक्ट बताएंगे, इफ मटेरियल परवेसिव के सिर्फ एक बताएंगे, सिर्फ एक, कौन से वाला? क्यों सिर्फ परवेसिव क्यों बता रहे हैं? क्योंकि डेफिनेशन में उसने बताया हुआ है नॉट कन्फाइंड वाला होगा तो वो परवेसिव होगा। समझ आ गई? यहां प्रॉफिट दिया होगा या नहीं दिया होगा, ये बहुत अहम पॉइंट बता रहा हूं, रिपीट ऐसे नहीं कर रहा। प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 से नीचे इमटेरियल, 5 और 50 के दरमियान में मटेरियल, 50 से ऊपर परवेसिव। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो फिर आपने देखना है कि वो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन सिंगल में है या के मल्टीपल में। मल्टीपल में है तो सीधा परवेसिव, अगर सिंगल में है तो इफ मटेरियल इफ परवेसिव। ये बात समझ आई? तो पहले मुझे बताइए क्या देखना है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट दिया है या नहीं। प्रॉफिट दिया हुआ है तो ओ रसूल है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ ओ रसूल है। ये बात समझ आई? मुझे पूरा यकीन है कोई समझ नहीं आई, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया होता है और आप वो वाला असूल लगा रहे होते हैं जो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तब लगाना है, प्रॉफिट लगाना। और प्रॉफिट नहीं दिया होता तो आप उसको छोड़ ही आते हैं। सर कैसे कैलकुलेट करते, प्रॉफिट ही दिया था, मटेरियलिटी कैलकुलेट हो ही नहीं सकती थी, हालांकि बताया क्या है। तो ये बात समझ आएगी आपको? ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल्स एक दो नहीं 50 एग्जाम्पल्स हैं, मुनासिब वक्त आने पे आपके सामने रखी जाएंगी। अभी असूल समझे, वो केस स्टडीज आएंगी ना जब ये इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तब बेतहाशा प्रैक्टिस होगी। चीट शीट तो अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी आप ऐसा कीजिए, जल्दी से आप डेफिनेशंस को रीड कर लीजिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है सिर्फ, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। 2 मिनट के बाद फिर हम यहाँ से आगे जाए। और साथ ही नीचे देखें, नीचे उसने टाइप ऑफ ओपिनियन भी दिया हुआ है, जरा फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। 2.5 मिनट दे दिया आपको, 2.5 मिनट, आधे मिनट में टेबल भी रिवाइज करें, ठीक है जी। ठीक है जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चले जी, रीडिंग कर ली आपने? चले, कोई प्रॉब्लम? केस स्टडी के अंदर कैसे मटेरियल और परवेसिव का फैसला करना है समझ आ गया? ये तो रिप्रोडक्शन के लिए है ना केस स्टडी। चलिए ठीक है। ये केस स्टडी आएगी, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे चलते हैं। अच्छा, अब है हमारा कंसेप्ट ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? क्या अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें हम किसी भी गिवन सिचुएशन में ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में हमें कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना है? कर सकते हैं डिसाइड, ठीक है। मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल, इमटेरियल, परवेसिव, तो क्या होगा इसी तरह स्कोप लिमिटेशन का। ओके,
अब एक होता है डिसाइडिंग टाइप ऑफ ओपिनियन, एक है ड्राफ्टिंग टाइप ऑफ ओपिनियन, कि जब आप रिपोर्ट लिख रहे होंगे तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के अल्फाज क्या होंगे, इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग टाइप ऑफ ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन लिखेंगे उसके अल्फाज क्या होंगे, एडवर्स ओपिनियन लिखेंगे उसके अल्फाज क्या होंगे, डिस्क्लेमर ओपिनियन लिखेंगे उसके अल्फाज क्या होंगे। हल्का सा अंदाज आइडिया मैंने आपको कल ज़बानी कलाम में बता के दे दिया था कि एक्सेप्ट फॉर वाला, डू नॉट गिव टू एंड वगैरह, लेकिन उसको अब प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली ड्राफ्टिंग एग्जांपल है क्वालिफाइड ओपिनियन की। ठीक है, और ये क्वालिफाइड ओपिनियन किस विषय में दिया गया, फैक्ट इन्वेंट्री इज नॉट स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी एंड इफेक्ट इज मटेरियल। अगर इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पर रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? बिल्कुल मिस स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब अगर मिस स्टेटमेंट हो, उसका इफेक्ट मटेरियल हो, तो कौन सा ओपिनियन होगा? क्वालिफाइड। अब वो आपको सिखा रहा है कि क्वालिफाइड ओपिनियन को ड्राफ्ट कैसे करना है। ड्राफ्टिंग का मतलब समझ रहे हैं? ओके, अच्छा, आपको पता होगा कि ओपिनियन की सबसे पहले हेडिंग देते हैं, फिर उसके बाद बेसिस और ओपिनियन की हेडिंग आती है। पहली चीज नोट कीजिए कि ऊपर चूंकि क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो उसने लिखा क्या है हेडिंग में, क्वालिफाइड ओपिनियन, और नीचे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। क्लियर? पहला तो ये नोट करें कि जब अनमोडिफाइड ओपिनियन था तो सिर्फ ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन था। क्वालिफाइड है तो यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक, पहला पैराग्राफ क्वालिफाइड ओपिनियन में, वी हैव ऑडिटेड द नेक्स्ट बैलेंस शीट ब्ला ब्ला ब्ला, आगे उसने डॉट्स लिखे हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस एज इन, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में आपने देखा था ना एलिमेंट्स के साथ, तो सारे का सारा रिप्रोड्यूस कर दे। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कहता है आपसे कि ओपिनियन ड्राफ्ट करो, आप एज इट इज नहीं छाप देना, एज ये रिप्रोड्यूस एज इन LO1 नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है उधर आगे पूरी बात लिखनी है। तो ऐसे भी वो आके कह दें सर बहुत अच्छा एग्जैक्ट छाप दिया, एग्जैक्ट, हर चीज एग्जैक्ट थोड़ी छापनी होती है। तो यहाँ पे एज इन LO1 सिर्फ इसलिए कि आपको दोबारा लाना ही है, सिर्फ दोबारा याद करना है। फिर इसके बाद अब क्वालिफाइड ओपिनियन, अब नीचे क्या आएगा, इन आवर ओपिनियन except for the effects of the matter described in the basis for qualified opinion section of our report। देखिए except for का लफ्ज आ रहा है, कह रहा है except for the matter described in basis for qualified opinion section, financial statements give true and fair view blah 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 blah। फिर आगे वही क्या, as in लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, वही, अलग से कोई याद नहीं करना, अलग से सिर्फ आपने एक ही सेंटेंस याद करना है, क्या ये एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर, जरा बोले जरा, क्या इफेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट, सिर्फ ये। तो मुझे बताइए कि अब अगर आपसे कहा जाए क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट कर ले तो कर लेंगे? कर लें, क्योंकि अनमोडिफाइड तो आपने याद किया ही होगा जब मैंने बोला था, उसमें सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है, अलग से तो साइंस कोई नहीं है, सिर्फ एक लाइन ही कर लेंगे। ओके, लेकिन हमारा एक असूल है कि जब कभी क्वालिफाइड ओपिनियन दे तो जिस चीज की वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जा रहा है उसे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में एक्सप्लेन करना है। तो आइए अब जरा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन पढ़ते हैं। इसके भी 2 पैराग्राफ है, क्वालिफाइड ओपिनियन के भी 2 पैराग्राफ थे, इसके भी एक तो वही है जो अनमोडिफाइड में भी था, वो कौन सा है जरा बताइए, कौन से वाला पैराग्राफ अनमोडिफाइड में था? नीचे। और कौन सा एडिशनल है? और क्यों एडिशनल है? क्योंकि वो जिस रीजन की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना है। तो रीजन तो यही है, लेकिन उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा जरा फॉर्मल वर्ड्स में कर रहा है। अच्छा, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का ये वाला जो पैरा है ना, ये वाला, ये जिसमें हम मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, इसके अल्फाज स्टैंडर्डाइज नहीं है, इसे आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। आपने मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इसके अल्फाज स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं है?
हाँ, क्योंकि ये केस टू केस चेंज हो सकता है। हजारों तरह की मिस स्टेटमेंट, हजारों तरह की स्कोप लिमिटेशन हो सकती हैं, तो वो हजारों तरह के फॉर्मेट थोड़ी देंगे। तो इसलिए इसमें और ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, खासतौर पे आपके लिए, आप इसे अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। जरा देखिएगा कि क्या उसने उसी मिस स्टेटमेंट को थोड़ा एलेबोरेटिव फॉर्म में लिखा है। मैनेजमेंट डिड नॉट स्टेट इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी डिपार्टिंग फ्रॉम आईएफआरएस, यानी आईएफआरएस की वायलेशन है जो, विच इज वायलेशन, ये भी लिख सकते हैं विच इज वायलेशन ऑफ आईएफआरएस। ये हाँ इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि रूल है जब मिस स्टेटमेंट को आपने डिफाइन करना है ना, तो उसकी क्वांटिफिकेशन भी करनी है इफ पॉसिबल। मिस स्टेटमेंट की, यानी उस क्वांटिफिकेशन का मतलब है उस मिस स्टेटमेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस किस एरिया में कितनी अमाउंट का इफेक्ट आ रहा है। जैसे आप वो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं ना, एरर करेक्शन का टॉपिक करते हैं कि सेल्स इज ओवरस्टेटेड बाय इतने एंड डेटर इज आल्सो ओवरस्टेटेड, तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो, ठीक है, सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट। उसी तरह ये क्वांटिफिकेशन है, फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे डेबिट क्रेडिट की शक्ल में होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में कह रहा है, यानी ये एक तरह से रेक्टिफाइंग एंट्री है। फर्क क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट है। इफ इन्वेंट्री वर स्टेटेड करेक्टली, इसका मतलब क्या है, अगर इन्वेंट्री सही सही रिकॉर्ड हुई होती, दे वुड बी रिटन डाउन बाय रुपीज इतने, अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनकम टैक्स, नेट इनकम एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी बाय रुपीज इतने 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 रिस्पेक्टिवली। यानी कह रहा है पहले उसने बताया मसला क्या है, फिर उसका इफेक्ट बता दिया। मसला क्या है, इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया, और फिर क्या, अगर करते तो इन्वेंट्री भी कम हो जाती और क्या होता, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनकम टैक्स एंड इनकम भी इफेक्ट होता है। बेहतर ये होता है कि यहाँ पे बजाय ये कि हम इफेक्ट का वर्ड यूज करें, हम इंक्रीज डिक्रीज का वर्ड यूज करें। तो इफेक्ट की बजाय यहाँ पे लिख लीजिए इंक्रीज डिक्रीज। अब वो आपने हिसाब लगाना है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीज, इनकम टैक्स डिक्रीज, नेट इनकम डिक्रीज। ठीक है, क्लियर हुई है बात, आगे चलते हैं। यानी इन शॉर्ट बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में उसने पहले बताया गलती क्या है, फिर उसकी क्वांटिफिकेशन बताई। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इफ इन्वेंट्रीज वर स्टेटेड से लेके रिस्पेक्टिवली तक, इस लाइन का क्या पता है, क्वांटिफिकेशन। ठीक है, और इस लाइन को, पहली वाली लाइन को पता है क्या बोलते हैं, ये मैनेजमेंट डिड नॉट स्टेट इन्वेंट्री एट द लोअर, डिस्क्राइब नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, डिस्क्राइब नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट है, ये नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट है। और ये इफ इन्वेंट्री, ये आगे ये क्या है, क्वांटिफिकेशन। क्लियर, एज इट इज भी याद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज भी ना करें, इंक्रीज डिक्रीज वाला लफ्ज करते हैं बेहतर है, स्पेसिफिक हो जाता है, वरना सिर्फ इफेक्टिव भी कर ले वो भी ठीक है। भाई क्वालिफाइड ओपिनियन आ गया, अब चलते हैं, अब एडवर्स ओपिनियन। कौन सा, एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन में भी देखें, है एडवर्स ओपिनियन है, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन तो है ही नहीं, वो क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में मिस स्टेटमेंट, एक चीज मुझे बताएं, क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन में फैसला, क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट और एडवर्स ओपिनियन वो भी बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट, इसमें फर्क सिर्फ अमाउंट का होता है। ये बात समझे, तो इसका मतलब ये हुआ, आपको टिप बता रहा हूं, जो क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग है, 100% यही वर्डिंग आप बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में भी यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली फर्क पता क्या होगा, अमाउंट से 10 गुना ज्यादा होंगी, अमाउंट उससे कई गुना ज्यादा होंगी। बाकी क्योंकि एडवर्स ओपिनियन भी तो मिस स्टेटमेंट की वजह से दिया जाता है, और मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने का तरीका यही है बेसिस फॉर।
मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करो, क्वांटिफिकेशन करो। भाई समझ आ रही है? भाई ये एडवर्स ओपिनियन के केस में सिर्फ एडवर्स ओपिनियन का ड्राफ्टिंग दी गई है, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन की ड्राफ्टिंग क्यों नहीं दी गई? सेम होते, सेम होते। कभी कभी बड़ा ही आपको मुश्किल सवाल देगा ना, तो कहेगा नहीं एडवर्स ओपिनियन में इन्वेंट्री में भी मसला है, डेटर्स में भी मसला है। तो आपने कहना अच्छा, आपने ये वाला जो लाइन, ये वाला पैरा है ना, फिर 2 दफा लिख देना, एक दफा इन्वेंट्री के साथ, एक दफा डेटर के साथ, कि मैनेजमेंट डिड नॉट रिकॉर्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डिपार्टिंग फ्रॉम IFRS इफ प्रोविजन फॉर बैड डेट वर स्टेटेड करेक्टली, ठीक है, इफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या इफ डेटर्स वर स्टेटेड करेक्टली देन डेटर्स वुड बी रिटन डाउन बाय रुपीज इतने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वुड बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज इतने, एंड टैक्सेस एटसेट्रा नेट प्रॉफिट एटसेट्रा वुड बी इंक्रीज डिक्रीज बाय इतने। यानी इसी को रिपीट कर दिया। ये हैक समझ आया कि नहीं? क्या हैक बताया आपको? हैक लिखे, हैक, हैक बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन इज इक्वल टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। लिख ले, लिख ले, लिख ले। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन इज इक्वल टू क्वालिफाइड ओपिनियन। समझे कि नहीं समझे? सिर्फ क्वालिफाइड, लेकिन डन। आगे चलते हैं। अब क्या सीखना है हमने? अब फिर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सीखेंगे? नहीं, अब क्या सीखने जा रहे हैं हम? वो तो सीख लिया है, खत्म हो गया, क्लोज भी कर दें उसमें कुछ। हाँ सॉरी, अब एडवर्स ओपिनियन तो आपको पता ही है क्या? एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग क्या होगी भला? एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग सिखाई थी ना आपको? हाँ जी, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग पहला तो वही है, ऑडिटेड, और फिर आगे क्या लिखा है? रिप्रोड्यूस। Because of significance of matter described in basis for adverse opinion section of our report, financial statements do not give true and fair view of this as on this for the year ended this। वो आगे वही रूटीन वाला। पढ़े जरा इसको, देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? In our opinion, because of significance of matter described in basis for adverse opinion section of our report, financial statements बताएं है कि मुश्किल? क्वालिफाइड ओपिनियन क्लियर? एडवर्स ओपिनियन क्लियर? तो क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट में और एडवर्स ओपिनियन में ये बात आपको पता चल गई कि बेसिस वाला पैराग्राफ सेम है, क्योंकि दोनों में मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब किया जाना है। ओपिनियन वाले में फर्क है। उसकी वर्डिंग क्या थी? एक्सेप्ट फॉर वाली। इसकी वर्डिंग क्या है? डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू वाले। डन? कि कोई है मसला? आगे अब है क्वालिफाइड ओपिनियन, लेकिन कौन से वाला? बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन। ऐसा ही है, 4 ओपिनियन सीखने ना। क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट, एडवर्स, फिर क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन और डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन में क्या करना है? क्वालिफाइड ओपिनियन की हेडिंग चेक कर ली, 2 पैराग्राफ देख लिए, ये पैराग्राफ रिप्रोड्यूस एज इन एलो, वही ये पैराग्राफ क्वालिफाइड ओपिनियन, वही वर्डिंग जो कि क्वालिफाइड ओपिनियन की होती है। कौन सी? इन आवर ओपिनियन, जो आपने ऑलरेडी याद कर ली होगी। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ मिस, अगर मिस स्टेटमेंट के केस में क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करें और स्कोप लिमिटेशन के केस में क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करें, फर्क क्या होगा दोनों में? हाँ,
क्वालिफाइड ओपिनियन में कोई फर्क नहीं है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में फर्क है। वो हाँ जी, वहां पे मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे थे, स्कोप लिमिटेशन को एक्सप्लेन कर रहे। शाबाश। अब यहां पे देखिए वर्डिंग कैसी है, ये समझना है, आपने समझना है। मिस स्टेटमेंट के केस में क्वालिफाइड ओपिनियन दे तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में किसे एक्सप्लेन करना है? मिस स्टेटमेंट को। स्कोप लिमिटेशन की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में किसको एक्सप्लेन करना है? कह रहा है वी डिड नॉट ऑब्जर्व द फिजिकल स्टॉक काउंट एज ऑफ दिसंबर 31, 2021 बिकॉज वी वर अपॉइंटेड आफ्टर दैट डेट। बता रहा है कि हमने क्या नहीं किया। भाई स्कोप लिमिटेशन में यही होता है ना, किसी चीज के ऊपर एविडेंस ऑब्टेन नहीं करते, तो पहली लाइन में क्या बता रहा है? वो एरिया बता रहा है जिस पे एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया। ठीक है, कि क्यों और क्यों नहीं किया? बिकॉज वी वर अपॉइंटेड आफ्टर डेट। लेकिन आपको याद है कि स्कोप लिमिटेशन तब होती है जब अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म ना हो। ये बात पता है ना आपको? क्या आपके ख्याल में इसमें से अल्टरनेटिव प्रोसीजर का जिक्र करेगा? आगे करें, वी वर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस थ्रू अल्टरनेटिव प्रोसीजर। ठीक है, therefore we could not verify whether inventory is fairly stated। क्लियर हुई बात? बाकी रूटीन का पैरा समझ। ये पैराग्राफ मिक्स तो नहीं हो रहे? हो रहे हैं, मुझे पता है, होते हैं। ये हो नहीं सकता एक चीज एक से ज्यादा एक फॉर्मेट सीखे किसी चीज के और वो मिक्स ना हो। शुरू में मिक्स होते हैं, हो रहे हैं ना, जैसे ये कह रहे थे नहीं हो रहे, देखा इसी वजह से। शुरू में होंगे। अगर मैं रोज का एक एक भी पढ़ाऊंगा ना फिर भी मिक्स होंगे। ये जब आप इसको 3-4 दफा खुद पढ़ेंगे ना फिर क्लियर होंगे, फिर क्लियर होंगे और ये 2 घंटे में क्लियर हो जाएंगे, यकीन कीजिए। लेकिन तब जब घर में बैठ के आप खुद पढ़ेंगे और सफा उलट पलट के फर्क देखेंगे तब। फिर से बताएं, क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन में कौन सी चीज फर्क है और कौन सी सेम है? ओपिनियन का फर्क है, बेसिस सेम है। ओके, क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट और क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन में किस चीज का फर्क है? हाँ, ओपिनियन सेम है, बेसिस ओपिनियन फर्क है। अच्छा, अब अगली चीज सिखाई नहीं। अब देखिए, आपने अगर कंसेप्ट को पिक कर लिया है ना, कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, अब अगली चीज आप खुद बताएंगे। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या फर्क है? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन, इनमें क्या फर्क है? ओपिनियन का फर्क है, बेसिस सेम है। ये पिक किया। फिर से, क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ स्कोप, क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट और एडवर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है? ओपिनियन डिफरेंट, बेसिस सेम। शाबाश। अच्छा, क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट और क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन की ड्राफ्टिंग में क्या फर्क है? ओपिनियन सेम, बेसिस डिफरेंट, क्योंकि वो मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन है। अच्छा, क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या फर्क है? ओपिनियन का फर्क है, बेसिस सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों स्कोप लिमिटेशन है। नहीं समझ आई? एक था फिर से ड्राफ्टिंग का जो जिन है ना, समझ लें उसको बोतल में बंद कर रहे हैं। अगर ये 3 सवालों के जवाब आपने सही दे दिए, क्या आपको लगता है छोटी छोटी चीजें ये उस्ताद को पता होता है उसके पीछे कितनी रातें खाली हुई है? क्या फर्क है ड्राफ्टिंग में? अब ओपिनियन मैं बता रहा हूं, क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट में और एडवर्स ओपिनियन की ड्राफ्टिंग में क्या फर्क है?
ओपिनियन का फर्क है, बेसिस सेम। शाबाश। दूसरा सवाल, क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन में और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की ड्राफ्टिंग में क्या फर्क है? ओपिनियन का फर्क है, बेसिस सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों स्कोप लिमिटेशन है। अच्छा, क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट में और क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ स्कोप लिमिटेशन में क्या फर्क है? हाँ, बेसिस का फर्क है, ओपिनियन सेम है। बेसिस का फर्क क्यों है? क्योंकि एक में मिस स्टेटमेंट है, एक में स्कोप लिमिटेशन है। मिस स्टेटमेंट वाले में क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं, स्कोप लिमिटेशन में अल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात करते हैं। ये आपने अगर ड्राफ्टिंग के एक्सपर्ट हैं, आप यकीन करें आज ही हो जाएंगे, आज रात तक हो जाएंगे अगर 2-3 घंटे मजीद आपने इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को दे दिए। और ड्राफ्टिंग बहुत मुश्किल समझा जाता है, ठीक है, कुछ नहीं बट ठीक है, खत्म, और कुछ नहीं करना। जो चीट शीट है वो आप खुद कर लेंगे, पक्की बात है। हाँ, कोशिश जरूर करनी है, कोशिश, शाबाश, वरना क्लास में तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। और ये देखें, ये अब मैं क्या बताऊं, आप समझ आए, ये चीज ऐसे नहीं बन जाती। क्या बताएं अब आपने फिर इसको इग्नोर करना होता है। टाइम लगाने में, चीज बनाने में दुख नहीं, कदर करने, कदर मेहनत का पता नहीं क्या क्या कर देते हैं आप। पढ़ के आओगे तो फिर मुझे बताया कदर किया है। ये अब मैं ये चेक करूंगा, ये देखते हैं कौन हमारी मेहनत की कदर करता है। पर जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे मंडे को, तो आपने जो जो चीट शीट में जो जो एग्जाम्पल आपने पढ़नी है ना, उसको टिक करना है। तो जिसने सारे टिक किए हुए उसने उस्ताद की मेहनत की कदर की, और जिसने टिक ना किए हुए उसने कदर नहीं की, उसने कदर की बेकदरी कर दी। ठीक है, करेंगे जी? चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।